हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे, हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। पिछली 10th क्लास में हमने किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है 1600 में। 1608 में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है। फिर ऐसे ही करके 1757 पढ़ा था आपने, 64 पढ़ा था और 1885 कांग्रेस की फॉर्मेशन को आपने पढ़ लिया था। इसके बाद कांग्रेस की फॉर्मेशन का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिशर्स चाहते क्या थे, तो उसको आपने पढ़ा था। इसके बाद आपने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ इम्पैक्ट रहते हैं। इसी बीच यानी कि 1915 में महात्मा गांधी भी हमारे देश में वापस लौटते हैं। कहाँ से लौटते हैं? साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं। वहाँ पर कर क्या रहे थे? वहाँ पर वकालत कर रहे थे और एक ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया जो कि रंग भेद के क्या है अकॉर्डिंग उनके खिलाफ एक एक्शन हुआ था, जिसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह को परफॉर्म किया था। पहली बार उन्होंने सत्याग्रह किया था। कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह किया था। इन चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो टॉपिक है, आप अपनी बुक को देखेंगे तो जो फर्स्ट पेज है वहाँ से हमारे टॉपिक की क्या होती है, शुरुआत होती है। उस टॉपिक में आपको सबसे पहली जो हेडिंग मिलेगी वो मिलेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके इम्पैक्ट क्या पड़े थे, यानी कि उसके इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया पर क्या इम्पैक्ट थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको सामने हेडिंग दिखाई दे रही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिज्म, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसके हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो हमारे मन में ये भाव कैसे आता है कि हम अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में लें और नेशनलिज्म की भावना को जागृत करें। ये हमारे मन में क्यों आता है, ये पहला क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। इट क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कहने का मतलब कभी भी क्या होता है, कोई वॉर होता है ना, तो उसमें जो इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक स्थिति। क्या होता है? आर्थिक स्थिति। जब युद्ध होगा ना तो हमेशा किसकी जरूरत होगी? बहुत सारे हथियारों की जरूरत होगी। कई बार जो सैनिक हैं वो घायल होंगे तो उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। तो इस तरीके से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, कब से कब तक के बीच में? 1914 और 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो देश की इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक स्थिति। हमेशा कोई भी एकदम से ऐसी घटना जब घटती है जिस पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो उस देश की या फिर जहाँ जहाँ ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति पर हमेशा क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। और वहाँ की पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब क्या है? जहाँ पर जिस तरीके से रूल और शासन किया जा रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, जो 1914 से लेकर 18 तक होता है, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक स्थिति खराब होती है और पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या आता है? अंतर आता है। अब देखो, वर्ल्ड वॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। यानी कि जब डिफेंस एक्सपेंडिचर, जब ये यूरोपियन कंट्री या ब्रिटेन जब लड़ रहा था तो उनको बहुत सारे किसकी जरूरत थी? पैसे की जरूरत थी। और पैसा कहाँ से ला रहे थे? इंडियन टेरिटरी से। वो क्या लेकर आ रहे थे? पैसा लेकर आ रहे थे। कहाँ से लेकर आ रहे थे मैम? कि हमेशा वो हमारे इलाके पर क्या करते थे? रूल करते थे और टैक्स से वो पैसा वसूलते थे। तो ये हमेशा टैक्स से पैसा वसूल करते थे। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ उस पैसे से उनका काम नहीं चला। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया? बढ़ गया। और वॉर लोन्स का मतलब क्या होता है? ये कि ऋण लेना एंड इंक्रीज द टैक्सेस। और इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अब जब वर्ल्ड वॉर में शामिल है तो बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत उनको होती है, तो वो क्या करेंगे? या तो लोन लेंगे, जैसे अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ से लोन ले लिया,
और इंक्रीज टैक्सेस, और इंडिया की टेरिटरी में इन्होंने क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। ये टर्म बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, इंक्रीज टैक्सेस, यानी कि वर्ल्ड वॉर में लड़ कौन रहा है, ब्रिटेन लड़ रहा है, टैक्स किस पर बढ़ रहा है, इंडियंस पर बढ़ रहा है। कहने का मतलब इंडियंस अब क्या देंगे, ज्यादा टैक्स देंगे। देखो अगला पॉइंट देखें, प्राइस ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द 1913 टू 1918। ये देखो इसेंशियल कमोडिटीज का मतलब क्या होता है, जो रोजमर्रा की जो चीजें होती है, जो आवश्यक चीजें होती हैं, उनकी कीमत हद से ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ के कितनी, डबल हो गई। यानी कि आपको कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी, अब वो कितने रुपए की मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है। कब से कब तक के बीच की बातें थी, 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो प्राइस थे वो क्या हो गए, डबल। अब इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो गरीब कम्युनिटी होती थी उस पर क्या है, इसका इम्पैक्ट पड़ने। तो इस तरीके से जो प्राइस थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। अब आगे देखें, सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वॉर, फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, जब जबरदस्ती आपको फौज में डाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट कहते थे। देखो याद करो, पिछली क्लासेस में मैंने बताया था 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, और उस कांग्रेस की फॉर्मेशन से हमें ये लगता है कि ये संस्था किसके लिए बनाई गई है, हमारे लिए बनाई गई है। लेकिन जैसे ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और क्या है, जबरदस्ती इंडियंस को किस में शामिल कर लिया जाता है, जो सेना है उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो हमारे ऊपर इसका बहुत बुरा असर था कि जो इंडियंस थे उनको जबरदस्ती किस में डाला जा रहा था, सेना के अंदर डाला जा रहा था। और क्योस द वाइड स्प्रेड एंगर्स, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा क्या था, गुस्सा था। यानी कि हम नहीं चाहते थे कि हम क्या है, वॉर में शामिल हों। और कांग्रेस में जो मेंबर्स इंडियंस बैठे थे उनकी आंखें भी खुलती हैं कि ये संस्था ये इंडियंस के लिए नहीं, ये सिर्फ किसके लिए संस्था थी, ये ब्रिटिशर्स के लिए संस्था काम कर रही थी। क्रॉप फेलियर, अब देखो कई बार होता है ना कि एक मुसीबत के साथ दूसरी मुसीबत हमेशा साथ में आती है, तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसी दौरान क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, यानी कि जो फसल है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। एक तरफ हम युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तब वहां पर हमारा जो विलिंगनेस है, जो हमारी इच्छा है वो है ही नहीं, हम उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे। दूसरा, हमारे सैनिकों को जबरदस्ती किस में शामिल किया जा रहा है, सेना में शामिल किया जा रहा है, वो भी हम पसंद नहीं करते। तीसरा फिर क्या होता है, क्रॉप फेलियर होता है, जिसके कारण क्या है, जो शॉर्टेज हो जाती है, किसकी शॉर्टेज हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड द फेमाइन, अब देखो इन एपिडेमिक क्या होता है, ऐसी बीमारी जो कि क्या है, बहुत जल्दी ह्यूमन टू ह्यूमन क्या है फैलती है, उसको क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं। यानी कि क्रॉप फेलियर भी हो रहा है, ऐसी बीमारी जैसे आपने कोरोना को के बारे में सुना है कि कोरोना बीमारी इंसान के कांटेक्ट में आने से और हवा के थ्रू वो क्या है, फैल रही थी। इसी तरीके से ये बीमारी भी फैल रही थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई। और फेमाइन का मतलब क्या होता है, सूखा। क्या होता है, सूखा, कि कुछ इलाकों पर बारिश आई नहीं, जिसके कारण क्रॉप फेलियर हो गई और सूखा पड़ गया, और 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। और बहुत बड़ी संख्या है ये कि 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल हैं इस दौरान क्या किए गए, मारे गए। कब मारे गए कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस दौरान क्या है, ये जो पीपल थे वो मारे गए। आगे देखें, एमरजेंसी ऑफ न्यू लीडर्स विद द न्यू मोड ऑफ द स्ट्रगल्स। अब हमारे इंडिया में जो लीडर्स थे उनके लिए ये बहुत जरूरी था कि कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट चलाया जाए, किसके खिलाफ चलाया जाए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाया जाए, कि ये हद से ज्यादा अपनी क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो आगे देखें, अब एक और है कि ये 1918 में हमारा जो ये वॉर है ये क्या हो जाता है, आपका खत्म हो जाता है। अब यहाँ से कहानी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्की का इलाका है, कहाँ का, टर्की, और टर्की में खलीफा होता है। क्या होता है, खलीफा। खलीफा को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, किसके दौरान,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उसकी पोस्ट से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यानी कि जो मुस्लिम जिसको खलीफा को सबसे सुप्रीम मानते थे, टर्की का रहने वाला, वहां से उसकी पोस्ट से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो पूरी कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफ हो जाती है। किसके खिलाफ हो जाती है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाती है कि हमें अब इनके खिलाफ कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में अब दो भाई अली बंधु, जिनको कहते हैं अली बंधु, एक मूवमेंट करते हैं। अली बंधु एक मूवमेंट करते हैं। इनमें कौन थे, एक तो शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। ये मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट का नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट, यानी कि खिलाफत आंदोलन उसको कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, कब होता है, 1918 में, और टर्की के खलीफा को उसकी पोस्ट से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस बात के गुस्से में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ वहां टर्की में नहीं, यहाँ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी भी है, वो किसके खिलाफ चली जाती है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ चली जाती है। उसमें हमारे इंडिया में जो काम कर रहे थे वो अली बंधु कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली काम कर रहे थे। और ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1990 में। कब हुआ था, 1990। इसी को क्या कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, इस बात का फायदा कौन उठाते हैं, महात्मा गांधी इस बात का फायदा उठाते हैं और दोनों मूवमेंट्स को साथ में जोड़ेंगे। एक तो कौन सा, खिलाफत आंदोलन, और दूसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मैंने पिछली क्लास में आपको जिक्र किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, सहयोग आंदोलन। इन दोनों आंदोलन को क्या है, साथ में जोड़कर चलेंगे। कौन, ये अली बंधु और यहाँ कौन, महात्मा गांधी। इस बात का फायदा उठाएंगे कि अब हमारे साथ मुस्लिम भी आ जाएंगे और कौन आ जाएंगे, हिंदू भी हमारे साथ आ जाएंगे। और 1920 में एक नया मूवमेंट ये स्टार्ट कर देते हैं, असहयोग आंदोलन, जिसमें पूरी हिंदू कम्युनिटी भी शामिल थी और मुस्लिम कम्युनिटी भी इसमें शामिल थी। लेकिन अब इसको पढ़ने से पहले हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि 1917 में क्या किया, 1918 में क्या किया, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 1920 का मूवमेंट पढ़ेंगे। देखो इसको, ये है। मैं बेटे आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी थी कि सत्याग्रह किया किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। पहला अगर एक्सपेरिमेंट मैं आपसे पूछ लूं कि शुरुआत का एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का कहां पर किया था, तो मैं बता चुकी हूं, सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट कहां किया था, साउथ अफ्रीका के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट किया था। फिर महात्मा गांधी 1915 में कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं। और इंडिया में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की क्या करते हैं, इनॉग्रेशन, यानी कि जो उसका उद्घाटन हो रहा था वहां आते हैं और वहां एक बेहतरीन भाषण डिलीवर करते हैं। कौन करते हैं, महात्मा गांधी। अब इसके बाद महात्मा गांधी को इनविटेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप हमारे राज्य में आए, इस तरीके से हमें यहाँ समस्या हो रही है, आप यहाँ पर क्या करें, काम करें। तो इस तरीके से बार बार इनविटेशन आते हैं। किसके लिए इनविटेशन आते हैं, महात्मा गांधी के लिए इनविटेशन आते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी कब वापस आते हैं, 1915 में वापस आते हैं और 1916 में BHU का उद्घाटन किया जाता है। अब देखें कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है,
जो आपका रंग भेद होता है ना, रंग भेद के खिलाफ पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका के अंदर किया था। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या होता है? 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुने कि 1 मार्क्स में सत्याग्रह, सत्य का मतलब सच जो होता है, और आग्रह का मतलब क्या होता है? निवेदन करना। हम किसके लिए निवेदन करेंगे? हम निवेदन करेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इंडियंस की वजह से यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना पाए हैं। अगर इंडियंस इस बात को नहीं चाहते कि वो यहाँ पर कॉलोनी ना बनाए, यानी कि उनको यहाँ पर कॉलोनी नहीं बनानी, तो वो यहाँ पर बस नहीं सकते थे। कौन नहीं बस सकते थे? जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ नहीं बस सकते थे। तो इस सच को हमेशा क्या करना चाहिए? ब्रिटिशर्स को पहचानना चाहिए कि आप बाहर से आए हैं, हमारे देश में आपने क्या बनाई है? कॉलोनीज बनाई हैं। ये धरती किसकी है? हमारी है। आप हमारे साथ जबरदस्ती क्या है? टैक्स वसूलना या फिर ऑप्रेस करना, इस तरह की एक्टिविटी हमारे खिलाफ आप नहीं कर सकते। तो सत्य के लिए अवगत कराना कि जो सच्चाई है ना वो दिखाना। किसको दिखाना? ब्रिटिशर्स को दिखाना। इसी को क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। इट एम्फेसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू द सर्च ऑफ द ट्रूथ। यानी कि ये किस बात पर जोर देता है? एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर देना, कि आप सच्चाई को पहचानो कि ये जो धरती है ये किसकी है? इंडियंस की है। ये आपकी धरती नहीं है। अगर इंडियंस यहाँ आपको रहने दे रहे हैं तो ये उनका क्या है? बड़प्पन है। सर्च फॉर द ट्रूथ, यानी कि अब ट्रूथ के लिए हमें निकल पड़ना है। ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट करने हैं जिससे जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये एहसास हो ये भूमि इंडियंस की है, ना कि ब्रिटिशर्स की। अब फिलोसफी देख लें। फिलोसफी का मतलब होता है जो विचार है, जो दर्शन है, कि इसके रिगार्डिंग, ये जो सत्याग्रह है उसके रिगार्डिंग क्या विचार है। इफ द क्योज इज ट्रू, यानी कि अगर हम सच हैं, हमारा जो काम करने का रीजन है ना वो क्या है? सही है। स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि हम क्या है? अन्याय के खिलाफ अगर मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। देन द फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, physical force is not requested to the fight against the oppressor should be persuaded to see the truth। persuade को भी अंडरलाइन करेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हमें मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, तो किसी की मार पिटाई करना जरूरी नहीं है। इस बात को कौन कहते हैं? महात्मा गांधी इस बात को कहते हैं कि हमें मार पिटाई, हमें क्या नहीं करनी है? हमें हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा के पथ पर चलते हुए हम अपना काम करेंगे और फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर एंड शुड परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है? मनाना। यानी कि हम मनाना कैसे? कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और सच्चाई से अवगत कराएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो हमेशा क्या है? गलत है। आप सही रास्ते पर चले, हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। इस तरह का रास्ता कौन दिखाएंगे? महात्मा गांधी दिखाएंगे। टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ द वायलेंस। और हमें क्या नहीं करना है? हमें हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि लड़ाई झगड़ा हमें किसके साथ नहीं करना है? ब्रिटिशर्स के साथ नहीं करना है। यही मतलब किसका है? सत्याग्रह का मतलब है। एक्सपेरिमेंट सुने कि पहली बार जब महात्मा गांधी को इनवाइट किया जाता है, जैसे BHU की स्थापना होती है ना, इसके बाद खूब न्यूज़पेपर्स वगैरह में गांधी जी के बारे में क्या किया जाता है? बताया जाता तो फिर क्या होता है कि 19, यहाँ 17 आएगा। कई बार बुक्स में, जैसे NCERT में भी एक आध बुक में लिखा हुआ है, यहाँ 17 आएगा। ये बुक में से उठाया गया है, इस कारण से यहाँ ये 16 लिखा हुआ है, ये 17 आएगा। चंपारण बिहार इन सपोर्ट ऑफ द इंडिगो प्लांटर अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम।
ये कह रहे हैं कि जो चंपारण नाम की जगह जो कि कहाँ पर है, बिहार के अंदर, ये रिक्वेस्ट आती है, किसके पास रिक्वेस्ट आती है, महात्मा गांधी जी के पास रिक्वेस्ट आती है कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं वो जबरदस्ती हमसे किसका प्रोडक्शन करा रहे हैं, इंडिगो, नील का प्रोडक्शन करा रहे हैं, जो हम करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर बुलाया जाता है, किसको बुलाया जाता है, महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। और राजकुमार शुक्ल, यहाँ पर कौन मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और ये मूवमेंट सक्सेसफुली, ये मूवमेंट वहां पर हो जाता है। और इसी मूवमेंट के बाद पहले महात्मा गांधी जी को महात्मा नहीं पुकारा जाता था, गांधी जी कहा जाता था। तो यहाँ के बाद ही इनके जो नाम के आगे क्या लग गया था, महात्मा लग गया था। तो पहला एक्सपेरिमेंट, पहला सत्याग्रह कब किया गया, 1917 में किया गया। कहाँ किया गया, बिहार में किया गया। प्रॉपर जगह कौन सी थी, चंपारण थी। यहाँ सहायता करने वाले कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। और यहाँ महात्मा जी को मतलब गांधी जी को क्या कहा गया था, महात्मा कहा गया था। ये जो इंडिगो प्लांटेशन जो ये थे हमारे किसान थे, उनकी सहायता के कारण इनको यहाँ से क्या कहा गया, महात्मा कहा गया। अब दूसरा देखें, खेड़ा कब हुआ था, 18 में हुआ था। कब हुआ था, 18 में, 1918 में खेड़ा में क्या हुआ था कि जो क्रॉप फेलियर हो गया था, यानी कि जो फसल है उसका प्रोडक्शन इतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, और बार बार ऑप्रेस कर रहे थे। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कह रहे थे कि आपको क्या देना पड़ेगा, चाहे आपकी क्रॉप फेलियर हुआ है या नहीं हुआ है, आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मजबूर किया जा रहा था, किसको मजबूर किया जा रहा था, किसानों को मजबूर किया जा रहा था। तो यहाँ फिर महात्मा गांधी जाते हैं कहाँ पर, खेड़ा के अंदर। खेड़ा कहाँ पर, गुजरात में। ये खेड़ा गुजरात 1918 आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके मैप में भी आते हैं। यानी कि मैप में ये क्वेश्चंस आते हैं कि आप खेड़ा को इंडिकेट करें, या फिर गुजरात के अंदर एक मूवमेंट हुआ था 1918 में हुआ था, उस जगह को इंडिकेट करें। आपको नाम भी लिखना पड़ेगा और मैप में उस जगह को क्या करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। सपोर्टिंग द पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर का मतलब क्या होता है, जब क्रॉप फेलियर हो गई थी तो यहाँ पर गांधी जी सपोर्ट करने आते हैं। कहाँ पर, खेड़ा के अंदर किसानों को सपोर्ट करने आते हैं। अब देखें अगला, अहमदाबाद गुजरात 1918, ये ठीक लिखा है। इन सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर्स आएगा यहाँ पर, वर्कर्स अगेंस्ट द कॉटन मिल ऑनर्स। ये कह रहे हैं कि जो वर्कर्स थे, जो मिल के अंदर काम करते थे, उनके और ऑनर्स के बीच में ये क्या था, मूवमेंट था कि यहाँ पर है ना, प्लेग फैल गया था। प्लेग किससे फैलता है, जो चूहे होते हैं उनसे ये बीमारी फैलती है। प्लेग वाली बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, और जो वर्कर्स थे वो भागने लग गए थे फैक्ट्रीज वगैरह में से कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे, जान है तो जहान है। लेकिन जो ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, सैलरी को 50% बढ़ा दिया। यानी कि अगर उनको 100 रुपए दे रहे थे तो 150 रुपीज उनको देना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वर्कर वहीं पर रह गए और क्या कर रहे थे, वहां पर मिल में काम कर रहे थे। जैसे ही प्लेग की बीमारी खत्म होती है तो उनकी सैलरी को वापस क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। इस खिलाफ ये क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। कहाँ के वर्कर्स कर रहे थे, अहमदाबाद गुजरात के वर्कर्स यहाँ पर ये मूवमेंट कर रहे थे। और यहाँ पर भी ये मूवमेंट क्या रहता है, सक्सेसफुल रहता है। यानी कि जो वर्कर्स जो डिमांड कर रहे थे और जो ओनर्स जो ऑफर दे रहे थे, उनके बीच की जो सैलरी है उनकी वो क्या की गई, सेट की गई। किसके द्वारा की गई, ओनर्स के द्वारा सेट की गई। तो बेटे ये हम फर्स्ट वाला पेज कर चुके हैं और सेकंड वाला पेज कर चुके हैं। आप बुक में से जैसे ही अब यहाँ से पढ़ने के बाद बुक में से पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये 2 पेज समझ में आएंगे। उनको पढ़ना, उनके नोट्स वगैरह तैयार करना और अच्छे तरीके से आप इनको तैयार करना। जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।